मैं बता स्टार्ट हो गया उसमें। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? लास्ट डे, लास्ट क्लास, खैर है, होता है। पहली अटेम्प्ट में कोई कुछ काम हो सकता है। सीए का स्टूडेंट, अगर कोई है ना बच्चा सीए का स्टूडेंट, वो बैठे अगर एरोप्लेन में, उसे कभी इमरजेंसी गेट के पास नहीं बिठाते। उसे कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो गेट खुलना नहीं है, इससे तो क्या कर दिया जाए, इसको साइड पे कर दिया जाए। क्यों भाई फहद? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा। चलें जी, कल हमने बिजनेस जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो आज का एरिया है थोड़ा सा रह गया, उसके बाद वाइंड अप करेंगे और फिर एक अदर न्यूमेरिकल जो है वो हम आज प्रैक्टिस करके इसको लेके चलेंगे। कल तक कोई इशू तो नहीं था किसी को? सारा हमने डिस्कस किया था, कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं थी। हर एक चीज़ जो है डिटेल में लेके चले थे और वो उन्हीं से तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो क्या है आ रही होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल एरियाज में से ही। अब जो हम चीज़ लेके चलेंगे, जो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैड डेट्स। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट आपको मिलनी ही मिलनी है। जितने भी बिजनेस के न्यूमेरिकल होंगे, हर न्यूमेरिकल में आपको क्या है, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट जो है वो क्या होगी, गिवन होगी, आपको मिलेगी। तो हमने क्या करना है, अब हमने इसको लेके चलना है। हमने इसको देखना है क्या है, कैसे है और किस तरह से है। देखें, एक है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक है हमारे पास क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और दूसरा होगा हमारे पास टैक्स ट्रीटमेंट। तो हमने देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे जाकर डिस्कस आउट करना है। देखें, हम बात करते हैं बैड डेट्स की कि जब हमने बैड डेट्स वगैरह क्लेम अगर करने हों, तो पहली बात है बैड डेट क्लेम करने के लिए रूल्स क्या है, उसको ज़रा हमने देखना है। बैड डेट्स क्या होते हैं कि आपने सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट और अगर आपको अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुई, वो हमारे क्या कंसीडर होते हैं, बैड डेट्स जो हैं कंसीडर हो रहे होते हैं। आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब हमने देखा था इररिकवरेबल रेंट, उसकी कंडीशन याद है? वो कंडीशंस क्या थी कि आपने उसको प्रीवियसली अपनी इनकम का पार्ट बनाया हुआ है, अब वो रिकवर नहीं हो रहा, तमाम कंडीशंस आपने उसके अगेंस्ट तमाम जो लीगल चार्जेस थे वो इनिशिएट कर दिए, फिर आप उसे क्लेम कर सकते थे। तकरीबन बिजनेस में भी अगर आपने बैड डेट्स क्लेम करने हैं तो यही सारी कंडीशंस जो हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, आपको जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखें, अगर आपने बैड डेट क्लेम करना है, आप क्लेम कर सकते हैं अगर ये तमाम कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन क्या है बैड डेट क्लेम करने की कि प्रीवियसली वो आपकी इनकम का पार्ट बना होना चाहिए। अब देखिए, प्रीवियसली वो आपकी इनकम का पार्ट बना होने का क्या मतलब है कि आपने सेल्स की थी, अब वो रिकवर नहीं हो रही, आपने लास्ट ईयर क्या किया था, उसको अपनी इनकम में शो किया था, आपने लास्ट ईयर उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया था, अब आपको रिकवर नहीं हुआ, तो इस साल क्या किया जाएगा, बैड डेट क्लेम किया जाएगा। अगर इसी साल सेल की है और इसी साल रिकवर नहीं हुआ, आप अगर बैड डेट क्लेम करने जाएंगे वो नहीं करने देगा, क्योंकि प्रीवियसली आप उसको इनकम का पार्ट बनाए, आप बताएंगे जी मैंने इतनी सेल्स वगैरह की थी, अगर स्टिल वो सेल्स वगैरह रिकवर नहीं होती, फिर वो क्या करेंगे, हम उसको बैड डेट क्लेम कर रहे होंगे। अब देखिए, इसमें बात है कि आपने उस इनकम को, उस अमाउंट को अपनी किसका पार्ट बनाना है, इनकम का पार्ट जो है वो बनाना है। ठीक है, देखिए, अगर आपने लोन दिया है अपने एम्प्लॉय को, मैनेजर को लोन दे दिया है और उससे वो रिकवर नहीं हुआ, तो क्या ये बैड डेट क्लेम हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, प्रीवियसली इनकम का पार्ट बनाने की। जब आप अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं, मैनेजर को लोन दे रहे हैं, तो क्या उसको सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? जब सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या वो इनकम का पार्ट बनी होंगी? तो इसका मतलब अगर लोन गिवन टू एम्प्लॉय, लोन गिवन टू मैनेजर, अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो ये कभी भी बैड डेट कंसीडर नहीं होता। बैड डेट कंसीडर करने के लिए पहला असूल क्या है कि वो अमाउंट प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट बनी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अलबत्ता बैंक्स बैंक्स का काम क्या है, लोन देना।
बैंक लोन दे रहा है और बैंक को लोन रिकवर नहीं हुआ तो उसके लिए वो क्या होगा, बैड डेट कंसीडर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती है, हम डेटर डेबिट होता है और सेल्स क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है। इसका मतलब क्या है, जब हमने ये सेल्स की होती हैं तो हमने क्या किया है, जब ये एंट्री पास करने का मतलब क्या है कि हमने इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया है। क्या किया है, हमने इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया। सेल्स में अगर कोई चीज़ आ गई है तो किसका पार्ट बनेगी, वो हमारी इनकम का पार्ट जो है वो बन रही होगी। अब पैसा रिकवर नहीं हुआ, बैड डेट हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेट डेबिट, डेटर क्या होगा, हमारा क्रेडिट। अब ये इसका मतलब है कि प्रीवियसली क्या हो गई है, इनकम का पार्ट बन गई है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अपना डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेल्स इनकम का पार्ट बनना। अब देखिए सेकंड है, आपने एडवांस गिवन किया एम्प्लॉय को, कैश तो क्रेडिट हुआ, एडवांस डेबिट हुआ, पैसे वापस नहीं मिले, मर गया एम्प्लॉय आपका, छोड़ गया आपको, बैड डेट हो गया। लेकिन क्या ये प्रीवियसली आपके इनकम का पार्ट बना था, तो ये कभी भी बैड डेट क्लेम नहीं हो सकता। जैसे आपने लोन दिया है किसी अपने एम्प्लॉय वगैरह को और वो क्लेम नहीं रिसीव हुआ, तो आप उससे अपनी इनकम का पार्ट नहीं बना सकते। अब पेपर में करेगा क्या, पेपर में क्या देगा जी, आपने 5 लाख का बैड डेट है जो आपने क्लेम किया है, अकाउंटेंट ने लेस करवा दी है, उसमें से कह देगा कि 5 लाख के बैड डेट में से 2 लाख रुपया था वो आपने एम्प्लॉय को दिया हुआ था और 3 लाख जो है था वो सेल्स का था। अब हमें पता है जो हमने एम्प्लॉय को गिवन किया था वो कभी भी बैड डेट कंसीडर नहीं हो सकता। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज वो प्रीवियसली सेल्स का पार्ट नहीं बना था। जब वो सेल्स का पार्ट ही नहीं बना था तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो उसने लेस करवाया था, हम क्या कर देंगे, ऐड बैक करवा रहे होंगे। गॉट इट। उसके अलावा जिस बैड डेट को आप क्लेम करने जा रहे हैं, क्या करना है, आपने उसको राइट ऑफ भी कर देना है। मतलब आपको यकीन है कि अब वो बैड डेट जो है आपको क्लेम नहीं होगा, अब वो अमाउंट जो है आपको रिसीव नहीं हो रही होगी। डेट शुड बी रिटर्न ऑफ, लिख दिया है अकाउंट से, आपने क्या कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया। गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास कि आपके पास ये रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि आपका बैड डेट जो है वो रिकवर नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको बैड डेट के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। फिर क्या होगा, आप इसको बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम जो है वो कर सकते हैं। तो पेपर में ये कंडीशंस जो हैं तकरीबन ये वही हैं जो हमारी किससे मिल रही होती हैं, जो हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल प्रॉपर्टी था उससे रिलेटेड जो है। ठीक है, अब पेपर में बैड डेट्स की एंट्री इतनी नहीं आती जितनी एंट्री आती है बैड डेट की रिकवरी की। पेपर में किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, हमारे पास जो बैड डेट रिकवरी है वो क्या है हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में ये चीज़ जो है वो उसने हमें गिवन करनी है। अब देखें, एक है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और दूसरा है इसका कौन सा, टैक्स ट्रीटमेंट। बैड डेट रिकवरी का मतलब क्या है कि माजी में आपने बैड डेट क्लेम किया था, उस बंदे ने आपके पैसे नहीं दिए थे, फिर जाके उसने हाफिज साहब का बयान सुन लिया और उसका ईमान जो आ गया वो आपके पैसे वापस करने आ गया। अरे पैसे वापस करने आएगा, आप तो बैड ऑफ होकर बैठे हुए थे, आपको रिकवरी हो गई है। अब जब रिकवरी होगी तो अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, कैश डेबिट अदर इनकम में ले गया होगा, मतलब उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया होगा, इनकम का पार्ट बनाया होगा। जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो उसने हमें गिवन किया होगा, इसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। सबसे पहले जो उसने बैड डेट की प्रोविजंस गिवन की होंगी, जो प्रोविजंस जितनी भी हैं टैक्स में वो क्या होती हैं, ऐड बैक होती हैं। प्रोविजंस ऑफ बैड डेट क्या है हमारे पास, ऐड बैक हो जाएंगी, हम उसको वापस अपने इनकम का पार्ट जो है क्या कर रहे होंगे, बना के बैठे होंगे। डन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उसको कोई बैड डेट रिकवरी हुई थी तो अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश डेबिट अदर इनकम में ले गया होगा, तो हम लेस करवा देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
ऑफ बैड डेट्स रिकवर, उसने इनकम में ऐड किए होंगे, हम क्या करेंगे, इसको लेस करवा देंगे। हमने अब क्या करना है, हमने टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने करना है टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप जाएंगे और आप वर्किंग बनाएंगे टैक्स ट्रीटमेंट की, ये टैक्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी हम क्या करेंगे, वर्किंग बनाएंगे। अब ये फॉर्मूला याद रख लो, बैड डेट्स आसान है, रिकवरी है इसमें आती है, सबसे आसान है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि जो हमने अमाउंट क्लेम की होगी हम वो देखेंगे कि हमने जाके हुकूमत से, हम हुकूमत करो, हमने जाके एफबीआर से कितने बैड डेट्स क्लेम किए थे, हम वो रकम देखेंगे, उसमें से हम लेस करवा देंगे कि हमें कितने बैड डेट्स अलाउ किए गए थे। ये आ जाएंगे बैड डेट्स अलाउड, वो हम लेस करवा देंगे तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, बैड डेट्स डिसअलाउ। क्या आ जाएगा, बैड डेट्स डिसअलाउ, कि ये वो रकम है जो मैं क्लेम नहीं कर पाया। सिंपली मैं गया, मैंने जाके बैड डेट्स क्लेम किए 7 लाख के, कह दी मुझे शक है मेरे 7 लाख के जो हैं बैड डेट्स अलाउ इस साल हो जाने हैं। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, हमें लग रहा है कि आपको 7 लाख क्लेम किया है, मुझे उन्होंने कितने अलाउ किए कि मैं सिर्फ कितने बैड डेट्स अलाउ क्लेम कर सकता हूँ, 5,40,000। कितने डिसअलाउ किए, 1,60,000। ये डिसअलाउ का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये डिसअलाउ का मतलब होता है मैं ये 7 लाख का एक्सपेंस जो है वो क्लेम करने गया था, इन्होंने मुझे कितना क्लेम करने दिया, 5,40। इनको लग रहा है कि ये 1,60,000 डिसअलाउ किए गए हैं, ये मुझे क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो ये आगे बैड डेट्स डिसअलाउ। अब ये बैड डेट्स डिसअलाउ किए जाएंगे, इसको मैंने कंपेयर करना है किससे, अमाउंट रिकवर से। किससे करना है, अमाउंट रिकवर से। देखें, अगर अमाउंट रिकवर ज्यादा है, जो अमाउंट रिकवर्ड हुई है इट इज ग्रेटर देन बैड डेट डिसअलाउड, तो ये क्या है आपका, रिकवरी गेन है। अगर आपकी अमाउंट जो रिकवर हुई है वो लेस है बैड डेट डिसअलाउ से, तो ये क्या है आपका, लॉस है। समझ लगी। देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिकवर हो गया 2,40,000, डिपार्टमेंट ने क्या कहा था कितने रिकवर हो जाएंगे, आपको कितने रिकवर हो गए, ज्यादा रिकवर हुए हैं। कितना रिकवर ज्यादा हुआ, देखिए अमाउंट रिकवर हुई है आपको 2,40, आपको डिसअलाउ कितनी गई थी 1,60, आपको कितनी ज्यादा रिकवर हुई है, ये जो 80 है दैट इज योर गेन। ये जो गेन निकालेंगे, आपने वर्किंग का रेफरेंस दिया होगा, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, जो गेन जो है वो क्या किया रहेगा, ऐड किया रहेगा। डन। व्हाट इफ अगर रिकवरी मुझे हुई होती 70,000 की, अब मुझे अमाउंट रिकवर कितनी हुई, मुझे कितनी डिसअलाउ थी, उनके ख्याल से मुझे 1,60 जो है वो क्या था, मिलना चाहिए था, मुझे कितना मिला है, कम मिले हैं, कितने, 90,000। तो ये मेरे लिए क्या है, रिकवरी लॉस है। तो ये जो लॉस होगा मेरे पास, ये मैं क्या हो जाएगा, लेस। तो बैड डेट लॉस जो है वो क्या करवाया जाएगा, लेस करवाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने देखना है। अब देखें गलती यहाँ पे क्या होती है, सबसे बड़ी गलती, इस चीज को नहीं हम लेस करवा पाते, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना उसका हम इसको रिवर्स नहीं करवा पाते, ये सबसे बड़ी हमारी क्या होती है, मिस्टेक होती है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स की कोई सेकंड डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है आफ्टर डेप्रिसिएशन। सबसे मुश्किल क्या है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद डिफिकल्ट मोस्ट कौन सी होती है, बैड डेट्स की रिकवरी। वो ये है, क्या मुश्किल है,
प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें अकाउंटिंग रिकवरी क्या करानी है, लेस करवानी है, प्रोविजंस वगैरह जो होंगी वो सारी क्या करनी है, ऐड बैक करनी है, और फिर आपने इस फॉर्मूला से क्या करना है, आपने गेन या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखें, अमाउंट्स रिकवर, अमाउंट्स क्लेम, अमाउंट्स अलाउ, डिसअलाउ कितनी हुई है, रिकवर कितनी हुई है, इस असूल से क्या करेंगे, आपका बैड डेट्स गेन या बैड डेट्स लॉस जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, जैसे इससे सवाल है, ये सारी मैंने डिस्कस कर ली है। देखें जी, किधर मिस्टर गुफ्ता इज रनिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ अल नाफे बिजनेस सॉल्यूशन इन द टैक्स ईयर 2022 शी क्लेम्ड अ बैड डेट ऑफ रुपीज 1 million and rupees 1.5 million from its client जुनैद एंड नवाज। उसने कितना डेट क्लेम किया है, 1 million का और 1.5 million का जुनैद से और नवाज से। She was allowed a deduction of bad debt of rupees 750 and 8 lakh with respect of receivable from Junaid and Nawaz. During 2023, she received following sum from these two debtors. उसे दो सम जो हैं वो रिसीव हुए हैं। जुनेद से कितना हुआ 9 लाख, नवाज से कितना हुआ 5 लाख। वर्क आउट द अमाउंट टू बी एडेड अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इन टैक्स ईयर 2023। तो कितनी अमाउंट जो है उसको क्या होगी, अलाउ हो जाएगी, वो हमने देखना। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला वही है। हमने सबसे पहले क्या लेके चलना है कि अमाउंट हमने क्लेम कितनी की है वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जुनेद है, यहाँ पे नवाज है। जुनेद से कितना क्लेम किया था इसने 1 मिलियन, नवाज से कितना क्लेम किया था 1.5 मिलियन। ठीक है, इसको अलाउ कितनी की गई थी वो देखते हैं। इसके लिए इसको 750 अलाउ किया गया था, इसके लिए कितना अलाउ किया गया था 8 लाख। तो डिस अलाउड अमाउंट हमारी कितनी थी, इसके लिए 250 हमें डिस अलाउ थी, और इसके लिए कितनी थी 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख जो है वो हमें क्या था डिसअलाउ। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि नवाज साहब कितने रिकवर करवा लेंगे, माशाल्लाह, और जुनियर से कितने करवा लेंगे 2.5 लाख करवा लेंगे। अब उसको रिकवर हुए कितने हैं, जुनियर से कितने हो गए हैं 9 लाख, कितना शक था 2.5 का, कितनी रिकवरी हुई है, कितनी रिकवरी ज्यादा हो गई है, तो 650 क्या है इसकी इनकम है, ये क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। नवाज से कितने रिकवर हुए हैं, ये जहां में जाकर चुना लगा के आएगा। तो 7 रिकवर होने से रिकवर कितने हुए हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ 2 लाख का लॉस होगा इसका, तो ये हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ठीक है, समझ आई। तो ये बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है, इस तरह से हमने क्या करनी होती है, लेकर चलनी होती है। गॉट इट। चलें जी, फिर इसमें से एडजस्टमेंट आती है हमारे पास मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए ना मुझे ज़रा आप लोगों ने एक रिलेशन जो है वो बताना है ओपनिंग स्टॉक का जीपी के साथ और क्लोजिंग स्टॉक का जीपी के साथ। दिखाएं यहाँ क्या रिलेशन है, पता है। क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओपनिंग क्या है, इनवर्सली है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या रिलेशन है, दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्ट होते हैं। पता है ना सबको, कोई ऐसा जिसको ना पता हो, शर्म नहीं आई हाथ खड़ा करते हुए। तूने क्यों असाइनमेंट से क्यों पास की थी। चलें ये जरा ना एक रिलेशन समझिएगा, बिकॉज मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ये इस्तेमाल होता है हमारा। हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक है हमारे पास सेल्स, जरा कैलकुलेटर निकालिएगा। सेल्स आपने की हैं 1 मिलियन की, इसमें से हमने लेस करवानी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 1,60,000, परचेजेस हमने की हैं 5 लाख की, लेस करवाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, वो है 1.5 लाख का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, कितनी
कॉस्ट ऑफ कितनी आएगी? 5,10,000 की आई हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जीपी कितना आया? 4,90,000 हमारे पास क्या है जीपी। तो पेपर में ही गलती करता है। मैं पूछा था, मैंने क्या पूछा? तू क्या बता रहा है? फिर कहता मुझे फेल क्यों करता है क्या? हम देखते हैं पहले रिलेशन ओपनिंग स्टॉक का। हम ओपनिंग स्टॉक को पहले इंक्रीज करके देखते हैं, फिर हम ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज करके देखते हैं कि हमारा जीपी के ऊपर क्या फर्क आएगा। बाकी सारा कुछ हमारा सेम है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेस, सब कुछ सेम है। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाए और वो चला जाए 2 लाख के ऊपर, परचेजेस मेरी कितनी है? 5 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 550। सेल्स मेरे पास कितनी थी? मेरे पास जीपी कितना आया? 4,50,000। ओके, चलें आगे चलते हैं। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 160, कितना था? 160। अब हम इसे डिक्रीज करते हैं, हम इसको ले जाते हैं 1 लाख के ऊपर। ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 लाख। परचेजेस कितनी? क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 450। हमारे पास कितनी सेल्स थी? 1 मिलियन की। जीपी कितना आएगा? 5,50,000। ऐसे ही है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो डिक्रीज होगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। मेरा जीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? अब हम देखते हैं रिलेशन क्लोजिंग स्टॉक के साथ। ठीक है, वही ले लेते हैं। सेल्स हमारे पास कितनी आई थी? 1 मिलियन की थी। ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 160 का। परचेजेस हमने कितने की थी? 5 लाख की। और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना था? मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी? 510। जीपी कितना आया था? 490,000। अब हम लेके चलते हैं इसको आगे। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो और मेरा क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो, इसको देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 160 ही रहा। परचेजेस मेरी 5 लाख ही रही। क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ के हो गया 2.5 लाख का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 4,10,000। सेल्स थी मेरी 1 मिलियन की। कितना आया? 5। सेल्स थी मेरे पास 1 मिलियन की। ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक रिड्यूस करके ले लेते हैं हम 90,000 पे। कितना आया कॉस्ट ऑफ सेल्स? 570। जीपी कितना आया? 4। आपके सामने है कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जीपी क्या होता है? इंक्रीज। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होता है तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है और जीपी मेरा क्या होता है? डिक्रीज। तो ये 2 बातें जो है आपके नोटबुक के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलनी आपने। चाहे आप टैक्स कर रहे हैं, चाहे आप FR1 कर रहे हैं, वहाँ रेशो में भी जाके यही चीज़ें आपकी अप्लाई हो रही होती है। तो ये रिलेशन आपने जो है वो याद रखना है हमेशा कि क्या है और किस तरह से। ठीक है,
अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने यही चीज़ देखनी है कि हमारा अकाउंटिंग मेथड क्या होता है बिजनेस में, और हम स्टॉक टेकिंग किस तरह करते हैं, हम स्टॉक किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो हमने यहाँ पे देखना होता है। अब देखिए हमारे पास जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है दो मेथड हैं हमारे पास, एक है कैश बेस अकाउंटिंग और दूसरा कौन सा है, अप्रूवल बेस। देखिए कंपनी जो है, कंपनी बाउंड है, कंपनी ने हमेशा अपने अकाउंट्स किस पे बनाने हैं, अप्रूवल बेसिस के ऊपर बनाने हैं। एक्रूल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक्सपेंस एक्रू हो गया है, आप क्या करें, इसको रिकॉर्ड कर लें, पे किया है या नहीं किया वो रेलेवेंट नहीं है। अगर पे नहीं किया तो क्या बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इनकम अगर आपके एक्रू हो गया तो क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अगर नहीं रिसीव हुआ तो क्या बन जाएगा, आपका रिसीवेबल बन रहा होगा। ऐसे ही है कैश बेस में है कि जब कैश पे करेंगे तभी एक्सपेंस है, उसी वक्त क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जब कैश रिसीव होगा तभी हमारी इनकम है, हम उसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिमेंबर जो कंपनी है ना वो किस पे अकाउंट बनाएगी, अपने हमेशा एक्रूवल बेसिस पे अकाउंट बनाएगी। और जो इंडिविजुअल है और एओपी है वो अपने कैश पे बना सकती है और एक्रूवल बेसिस पे भी बना सकती है। एफबीआर इसके अलावा जिस पर्सन को कह दे कि आपने अपने अकाउंट इस वे में बनाने हैं तो उसको अपने अकाउंट उसी वे में क्या करने पड़ेंगे, बनाकर देने होंगे। ठीक है। अब क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो सकता है, द आंसर इज यस। जिस तरह हम टैक्स ईयर चेंज करते हैं उसी वे में हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो भी चेंज हो सकता है। क्या था, जाएंगे कमीशन को अप्लाई करेंगे, कंपाइलिंग नीड शो करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम क्या करेगा, हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाएगा। जब मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाएगा तो फिर हमें सारे अपने रिवाइज अकाउंट्स जो हैं सबमिट करवाने पड़ेंगे, और फिर जो हमारा नया मेथड आएगा उसके मुताबिक हमें अपने न्यू अकाउंट्स जो है वो बनाकर देने होंगे। तमाम नेसेसरी एडजस्टमेंट जो होंगे अकाउंट्स में क्या करेंगे, हम कर रहे होंगे। ये पेपर में सवाल, पास पेपर में एक आधी दफ़ा ही आया है कि बताएं मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो ये है हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने का प्रोसीजर, सेम वही है जो चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो कैश बेस अकाउंटिंग क्या होती है, जिस पे सारी इनकम हम कैश पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अक्रूवल बेस पे क्या है, सारी इनकम हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अक्रूवल के ऊपर। देखिए अगर हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लाइबिलिटी का। किसका आता है, लाइबिलिटी का। अगर लाइबिलिटी के कंसेप्ट की बात करें तो अगर आपने कोई अभी एक्सपेंस वगैरह पे नहीं किया, आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम जो है वो कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस अगर आपका पे नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। अगर हम फ्यूचर में पे नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ जो है वो कर दिया जाएगा, फिर हम चीज़ों को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसका असूल क्या होता है क्लेम करने का, रिमेंबर ये चीज़ सिर्फ आपने याद रखनी है, ये हम प्रॉपर्टी में भी पढ़ के आए थे। फॉर एग्जांपल 2024 है और 2024 में आपका रेंट था 2 लाख रुपए का, जो आपका स्टिल क्या था, पेएबल था। क्या आ रहा था, पेएबल था। अगर आपने वो रेंट पे नहीं किया, आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, द आंसर इज यस। क्योंकि हम एक्रूवल बेसिस के ऊपर हैं, हम 24 में क्या करेंगे, इसको अपना एक्सपेंस के तौर पे क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। ये मुझे मेरा एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब लाइबिलिटी है, ये मुझे पे करनी है। अब मेरे पास टाइम है अगले 3 साल का, वो कौन से हैं, 25, 26, 27। ये वो 3 साल हैं जिसमें मैंने क्या करना है, अपना एक्सपेंस जो है वो पे करना है। देखिए 24 में नहीं पे किया था, लाइबिलिटी बन गई थी, क्लेम तो कर लिया। 25 में पे कर दिया, कोई मसला नहीं है। 25 में पे नहीं किया, 26 में पे कर दिया, कोई मसला नहीं है। 26 में पे नहीं किया, 27 में पे कर दूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 2028 आ गया, अगर 2028 आ गया और स्टिल ये एक्सपेंस पे ना किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे डिसअलाउ हो जाएगा और ये क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। और ये मेरी क्या कहलाती है, रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कहला रहा होता है। तो ये सेम रूल जो है किस में अप्लाई होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। अब दूसरा हमारे पास है स्टॉक इन ट्रेड, जो भी आपको रिलेशन लिखवाया है उससे रिलेटेड है। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स परचेज माइनस हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ रही होती है। अब वैल्यूएशन जो है
रिमेंबर एक तो है या तो हमारी गुड्स कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगी या एनआरवी पे। अगर एनआरवी डिफरेंस आ रहा है, और एनआरवी डिफरेंस होता है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पे, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम हो गया है तो वैल्यू कम हो गई है तो क्या इम्पैक्ट आएगा? पेपर में यही एडजस्टमेंट आती है। अब पेपर में उसने कहा था जी आपने कॉस्ट अपना स्टॉक रिकॉर्ड किया वो था 2.5 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। एनआरबी असेसमेंट हुई है, कितने पे चला गया है? 90,000 पे। अब देखें क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है सर। ये सामने लिखवाया हुआ है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, जीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट थी 1 लाख रुपया, एनआरवी पे रिकॉर्ड हो रहा है 80,000 रुपए का, कितनी कमी आ रही है? तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? 20,000 लेस कर दिया जाएगा। सिंपल क्या करना है आपने? लेस करवा देना है। जैसे आपने अपना स्टॉक रिकॉर्ड किया था 1,50,000 के ऊपर, अब कितने पे आ गया? 90,000 के ऊपर। कितने में कमी? 60,000 की। तो 60,000 क्या करेंगे आप? प्रॉफिट में रिड्यूस करवा देंगे। तो सिंपल आपने ये एडजस्टमेंट करनी है क्लोजिंग स्टॉक की, केकरिंग स्टॉक की वैल्यू ये थी, अब ये हो गई है। अगर वैल्यू कम हो गई है तो आप उतनी अमाउंट प्रॉफिट में क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे। अगर वैल्यू बढ़ गई है उतनी अमाउंट क्या करेंगे? हम प्रॉफिट में ऐड कर रहे होंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक है, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, जिस अमाउंट से वैल्यू बढ़ेगी प्रॉफिट में लेस करवा देंगे, जिस अमाउंट से वैल्यू कम हो रही होगी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, आपने बस क्या करना है? वैल्यू का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेके आपने चीज़ों को क्या करना है? ऐड या लेस करवाना है। तो इसलिए ये रिलेशन आपने सिंपल याद रखना है कि आपको गिवन करेगा जी पहले हमारा मेथड ये था स्टॉक टेकिंग का, अब ये हो गया, पहले वैल्यू ये थी अब वैल्यू ये हो गई है। आपने सिंपल याद रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के पहले वैल्यू ज्यादा थी अब कम हो गई है, इसका मतलब कम हो रहा है, कम होने से जीपी क्या होगा? कम होना चाहिए। जिस अमाउंट से कम हो रहा है वो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट से लेस करवा देंगे। एंड सेम गोज विद ओपनिंग स्टॉक। तो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, ये चीज आपने लेकर चलनी है। गॉट इट? अब हमारे पास दो है मेथड्स स्टॉक टेकिंग के, एक है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा है प्राइम कॉस्ट मेथड। देखें अगर आपके अकाउंट बन रहे हैं अक्रूवल बेसिस के ऊपर, अगर आप अपने अकाउंट बना रहे हैं अक्रूवल बेसिस के ऊपर, तो रिमेंबर आपकी स्टॉक टेकिंग किससे होगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। लेकिन अगर आपके अकाउंट कैश बेसिस पे बन रहे हैं तो आप अपने स्टॉक टेकिंग जो है वो अक्रूवल पे भी कर सकते हैं, और वो सॉरी आप अपने स्टॉक टेकिंग जो है एब्जॉर्प्शन में भी कर सकते हैं, और प्राइम कॉस्ट पे मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो बंदा कैश में अकाउंट सिस्टम अडॉप्ट करके बैठा हुआ है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी अकाउंट बना सकता है, और वो प्राइम कॉस्ट के तहत भी क्या कर सकता है? अकाउंट बना सकता है। लेकिन जो अक्रूवल बेसिस के ऊपर है वो सिर्फ किस पे बनाएगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक ही क्या करेगा? बना रहा होगा। उसके अलावा मेथड्स जो स्टॉक टेकिंग के हैं, फाइफो भी हो सकता है और एफको भी हो सकता है। अगर आप मेथड चेंज करेंगे तो कमिश्नर की अप्रूवल लेके आप क्या कर सकते हैं? मेथड चेंज कर सकते हैं। वो जो आपको कहेगा प्रोविजन सारी क्या करनी पड़ेंगी? आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तब ये ट्री जो है ये आपने याद रखना है सिंपल इस पूरे कंसेप्ट को लेके। देखें मेथड ऑफ अकाउंटिंग और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ये सिर्फ समरी आप याद कर लें, पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। देखिए इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है, वो कैश बेस के ऊपर अपने अकाउंट बना सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं? अक्रूवल बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट बना सकते हैं। अगर वो अपने अकाउंट अक्रूवल बेसिस के ऊपर बना रहे हैं फिर वो अपने स्टॉक वैल्यूएशन किसके तहत करेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। कोई अल्टरनेट ऑप्शन उनके पास नहीं है। अगर वो अपने अकाउंट कैश बेसिस पे बना रहे हैं तो वो प्राइम कॉस्ट के तहत भी कर सकते हैं और अक्रूवल के जो है एब्जॉर्प्शन इसके तहत भी कर सकते हैं। ठीक है, और कंपनी अपने अकाउंट किससे बनाएगी? तो वो किस पे करेगी? स्टॉक रखें। तो ये इनके पास लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ समरी याद रख ले, पूरा कंसेप्ट जो है वो आपका क्या हो जाता है? रिकॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि ZJ Limited is an unlisted public company, showed a profit before tax of rupees 46.5 million. Cost of sales included cost of opening and closing stock of rupees 25.69 million and 29.2 million respectively.
comprising of raw material and packaging material, work in process and finished goods. ZGL computes the cost of stock in trade using marginal cost method. उसने किससे की हुई थी? Marginal costing के तहत. The values of opening and closing stock in trade under absorption costing जो है वो ये हैं 2846,000 और 325,000. हमने क्या करनी है, अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है. पेपर में हमें यही एडजस्टमेंट आती है. ये 2 से 3 सवालों में ये पास पेपर्स की, और ये बच्चे जो है इसमें ब्लंडर मारते हैं. अभी आपको पता है रिलेशन क्या है ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का, उसके मुताबिक हम लेके चलेंगे. देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितना था 46.5 मिलियन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. डन. पहले बात करो ओपनिंग स्टॉक की. ओपनिंग स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी? 25690. अब कितनी हो गई है? 28460. कितने का डिफरेंस आ रहा है? टू डबल सेवन. तो ये 286 कौन बता रहा है? अरबी में कौन सी कहावत थी? अब देखें ये है इंक्रीज हुआ है ओपनिंग स्टॉक की डिक्रीज हुआ है. ओपनिंग स्टॉक पहले था 25,000 का, अब कितने पे हो गया? 28 का. तो अभी हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा, जीपी क्या होगा? कम. तो कितनी वैल्यू से कम होगा? 2770 से. तो वो हमने क्या किया? प्रॉफिट में लेस करवा दिया. क्या करवा दिया? लेस करवा दिया. अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की. पहले था मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना? 29200. अब कितने का हो गया है? 32350. कितने का इंक्रीज आ रहा है? 3150. अब देखें ये आपको रूल बताया है कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा, जीपीबी क्या होगा? इंक्रीज होगा. इस वैल्यू से तो वो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो ये है जी सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट जो पास पेपर में, अगर आप बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे भी तो वो यही है. देखिए अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ, वैल्यू निकालने कितने से इंक्रीज है, ओपनिंग स्टॉक का इंक्रीज है तो प्रॉफिट में लेस करवा देंगे, अगर डिक्रीज है तो ऐड हो जाएगा. क्लोजिंग का इंक्रीज है तो ऐड होगा, डिक्रीज है तो कम होगा. तो सिंपल ये दो बातें जो है, ये दो रिलेशन जो है वो क्या रखने हैं, आपने याद रखने हैं. इनको आप लोगों ने नहीं भूलना. क्लियर है? ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है पास पेपर की. 2-3 क्वेश्चंस में आई है, जाके एग्जामिनर कमेंट पढ़े, वो कहते हैं बच्चों ने की ही नहीं है, या की है तो गलत की है या इग्नोर करती है. तो स्टॉक की वैल्यू का न्यूमेरिकल्स में क्या इंपैक्ट है, प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट है, उसके लिए सिर्फ ये दो बातें याद करने की जरूरत है आपको. ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन जीपी के साथ, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन जीपी के साथ. तो क्या है? अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा जीपी कम होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक कम होगा जीपी क्या होगा? बढ़ेगा. जैसे इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा था, जिस वैल्यू से बढ़ा हमने प्रॉफिट में से कम करवा दी. अगर कम हो रहा होता तो हम प्रॉफिट में ऐड कर देते. क्लोजिंग का रिलेशन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा. जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, हमने क्या किया? प्रॉफिट में ऐड कर दिया. तो ये दो बातें अगर आपको याद रहती हैं स्टॉक टेकिंग में, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. आप चाहे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जा रहे हैं, चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग पे जा रहे हैं, चाहे अब्जॉर्प्शन से मार्जिनल जा रहे हैं, चाहे मार्जिनल से अब्जॉर्प्शन आ रहे हैं, चाहे एनआरवी बीच में ले आया है, अगर स्टॉक की वैल्यूएशन में चेंज आ रही है ना, तो आपको इतनी बातें याद रखनी, बस ये दो चीजें जो हैं, दो रिलेशन जो हैं, ये आपको पता होने चाहिए. आपके लिए सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी. डन? समझ आ गई? सर ये सबसे मुश्किल चीज समझी जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल में, कॉस्ट का रिलेशन. बाकी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये डेफिनेशन छोटी मोटी है, ये आपने रीड करनी है, पेपर में नहीं पूछता. ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे जो सारे है थे रिलेशन अबाउट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या होते हैं? वाइंड अप होते हैं. अब हमारे पास सिर्फ आखिरी चीज रह गई है इनकम फ्रॉम बिजनेस की, वो है डेप्रिसिएशन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट कि किस तरह से हम डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे और किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे, वो इसमें आ रहता है. क्या कह रहे हो? कौन सा? यार भाई के कहने पे हो सकता है ऐसे, अब तो मैं कराऊंगा.
ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहें कि मैं कोई टॉपिक करवाना तो मैं ना करवाऊं, कभी ऐसा हुआ है? भाई तू तो कह सकता है, तेरे तो वो खत्म हो गई तो करेगा ना। मैं अभी डाउनलोड करता हूँ, बस 1 मिनट दे मुझे। यूएसपी में नहीं है ना, यूएसपी है कहाँ पे? चले एक टॉपिक रह गया था, वो कौन सा था? वुमेन। अभी कर लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताए। समझ आ गया बिजनेस सारा? अब सिर्फ हमारे पास रह गया इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो जाए, आपका ये सारे का सारा जो है खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस लिटरली आपका 80% बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो गया। और बिजनेस मुश्किल नहीं है अगर आप इसको तरीके से करते हैं। लाइक जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट थी वो यही थी, स्टॉक वाली। अब आपके सामने है ये कितनी मुश्किल एडजस्टमेंट है, आपके सामने है कि अगर आप जाके इसको बाय द बुक लेके चलेंगे, भाई इधर कैमरा कर ले, बंद है, बच्चे सही यहाँ पे मौत का कुआं देख रहे हैं। देखिए अगर आप क्या कह रहे हैं उसे करेंगे, आप बाय द बुक लेके चलेंगे तो वहां पे रीडिंग करनी पड़ती है, कहते हैं बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बड़ा लाइक क्या कहते हैं इसमें टेक्स्ट काफी याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसकी बात करें जो है हमारे पास ऑपरेटिंग पार्ट, वो सिर्फ यही था कि ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन क्या होना चाहिए और जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन क्या होना चाहिए, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अब मेथड मार्जिनल से अब्जॉर्प्शन जा रहा है, अब्जॉर्प्शन से मार्जिनल पे आ रहा है, कॉस्ट थी एनआरवी पे आ गया है, वैल्यूएशन जो मर्जी हो जाए, आपने बस देखना है कि ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है जीपी के साथ, क्लोजिंग का रिलेशन क्या। अगर वैल्यू बढ़ रही है यहाँ तो ऐड कर दोगे, यहाँ क्या करवा देंगे हम, लेस करवा देंगे। सिर्फ ये चीज याद रखनी है। और जो थ्योरेटिकल आता है वो है मेथड ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि अगर कैश बेसिस से जाना है हमने अक्रूवल बेसिस के ऊपर, या अक्रूवल बेसिस से जाना है हमने कैश बेसिस के ऊपर, उसका 3 नंबर का सवाल आएगा, बताएं क्या प्रोसेस है। तो चेंज इन टैक्स रेट का प्रोसेस क्या है? अगर आपको टैक्स रेट चेंज करना है, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, इन रिटर्न उसे कंपेयरिंग नीड शो करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो क्या करेगा, टैक्स ईयर चेंज कर देगा। ऐसा ही था। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता, आपको रिजेक्ट करता है, तो क्या करेगा, आपको बुलाएगा कि जरा सुनेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, कहेगा निकल जा। फिर क्या करेगा, सुनने के बाद इनकार करेगा, सुनने के बाद इनकार, सुनने से पहले इनकार नहीं करेगा। डन। उसके बाद सेम गोज विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने चेंज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, कमिश्नर को अप्लाई करने के बाद आप उसे कहेंगे कि यार ये जो है मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है चेंज करना है, रीजन पूछेगा, आप कंपेयरिंग नीड शो करेंगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर क्या कर देगा, आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। अगर वो आपको रिजेक्ट करेगा तो फिर भी क्या करेगा, पहले बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर क्या करेगा, चल निकलता हो। ठीक है, तो ये चीज जो है वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। चलिए जी, क्योंकि हमारी बुक में ये टॉपिक लिखा हुआ है और ये लास्ट अटेम्प्ट में आया भी है, तो इसको डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है। दैट इज वुमेन एंटरप्राइजेस। किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, वुमेन एंटरप्राइजेस की। देखें, हम इससे पहले जो है वो टैक्स रिबेट्स पढ़ के आए थे, जिसमें हमारे टैक्स में कमी आ रही थी। ऐसे ही था। कौन कौन से थे, डोनेशन, फुल टाइम टीचर अलाउंस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, और क्या था, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर हमें क्या मिलता था, टैक्स क्रेडिट। ये एक और है, ये सिर्फ एक खास तबके के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, एक खास तबके के लिए है, और वो उसका नाम क्या है। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, वुमेन। यार 1 मिनट, आवाज नहीं आई ना यार, साउंड तो सुना नहीं आपने, दोबारा करना पड़ेगा। चलें,
थोड़ा माइक अपना कर लिया बड़ी स्पीकर है। जैसे औरत मार्च ना होता मार्च में ही है, इस दफा प्ले कार्ड्स मेरे अगेंस्ट निकलने। खैर पेपर भी आसपास है। कोई हाँ 8 को है। चलें जी, तो ये अभी लास्ट अटेम्प्ट में ना सवाल हमें आ चुका हुआ है, थ्योरेटिकली आया था, बट ये न्यूमेरिकली भी हमें आ सकता है। तो देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। वुमेन एंटरप्राइजेस और उसके टैक्सेशन किस तरह से की जाएगी, वो हमने क्या करनी है यहाँ पर देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात होगी कि वुमेन एंटरप्राइज कहते किसे हैं और कैसे उसकी टैक्सेशन होगी, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो बात करते हैं किसकी, वुमेन एंटरप्राइजेस की। ये वो इदारा है या वो स्टार्टअप है जो स्टैब्लिश हुआ है कब, 1 जुलाई 2021 के बाद, पहले नहीं, पहले वाली बहारें गई, अब इनका दौर है। अब ये इदारा एज अ सोल प्रोप्राइटर जो होगा, रजिस्टर्ड होगा, मतलब सभा लोड वाली क्या है, एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है। ये हम बाजी ट्यूशन वाली क्या है, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है। या अगर ये एओपी बना के बैठ जाते हैं, मतलब इन्होंने फैसला कर लिया डेंटिंग पेंटिंग मतलब ब्यूटी पार्लर का, तो उसके ऊपर अगर ये मिलके काम कर रहे हैं बीइंग एन एओपी, तो वो भी इसमें आ सकती हैं। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 100% शेयर होल्डिंग जिसके पास है, वुमेन्स के पास है, तो इन्हें क्या मिलेगा, ये टैक्स रिबेट जो है वो मिल रहा होगा। अब इनको एडवांटेज क्या मिलेगा कि अगर कोई वुमेन इंटरप्राइजेज है, कोई क्या है, वुमेन इंटरप्राइजेज है, मतलब 100% ओन्ड बाय वुमेन ही है, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पे 25% टैक्स जो है वो क्या करवा दिया जाएगा, रिड्यूस करवा दिया जाएगा। मतलब अगर टैक्स लायबिलिटी 100 रुपए की बनी है तो 25 रुपए क्या कर दिए जाएंगे, इनको माफ कर दिए जाएंगे। कितने लेंगे हम इनसे, 75 रुपीज जो है वो ले रहे होंगे। रिमेंबर, ये बेनिफिट मिलेगा न्यूली इस्टेब्लिश इंटरप्राइजेस को, मतलब वो जो पहले से मौजूदा इंटरप्राइजेस हैं, अगर वो ट्रांसफर हो रही हैं या उसमें इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो उसके ऊपर ये बेनिफिट जो है नहीं मिल रहा होगा, वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था कि वुमेन इंटरप्राइजेस क्या होती हैं और किस तरह से हम इसे लेकर चल रहे होते हैं। डन, तो इस दफा भी शायद ये न्यूमेरिकल में आ सकता है। हो गया, ये भी लास्ट अटेम्प्ट का हमने सवाल किया, हम साथ 5 पेपर भी कर रहे थे। वो कहते हैं ना, नो वन इज हार्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अक्सर डिस्क्लेमर आता है ना मूवीज में, नो वन इज हार्म ड्यूरिंग दिस स्टंट, तो नो वन वाज हार्म ड्यूरिंग दैट स्लाइड। 10 मिनट का ब्रेक कर लें, उसके बाद फिर हम डेप्रिसिएशन पूरी करके उठेंगे। हैं पानी पी लो, पानी पियो, बोल तो मैं रहा हूँ, तुम लोग मूवियां बना रहे हो। मैं सिर्फ पानी पी के आता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट एंजॉय है, हर जगह वॉक थोड़ी होती है।